वेलकम फ्रेंड्स। जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं इस तुगलक वंश को, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। और इस वंश में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। इसके पहले जब मैंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी तो वहां पे मैंने बता दिया था कि जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो उसने फाउंड किया था कौन सी डायनेस्टी? गुलाम वंश। और गुलाम वंश को हमने डिटेल में पढ़ा था। ये पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का। तो मैंने ये बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कभी भी एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तब भी आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की, तब भी आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। दूसरा वंश उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद दूसरा वंश अगर देखा जाए तो दूसरा वंश खिलजी वंश था, जिसका फाउंडर था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस पूरे खिलजी वंश को भी हमने खत्म कर लिया है। और आज से ये तीसरा वंश तुगलक वंश शुरू होगा, जिसकी शुरुआत होगी 1320 से 1320 एडी तक ऐसे, और चलेगा ये 1414 एडी तक। ठीक है। और इसके बाद दो वंश और हैं तुगलक वंश के बाद। सैयद वंश चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का, और अंतिम वंश लोधी वंश है। तो इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तीसरे वंश में हम पहुंच गए हैं। और इस तीसरे वंश का जो समय टाइम पीरियड है 1320 से 1414 एडी, यानी 1320 एडी टू 1414 एडी। This is the time period for Tughlaq Vansh, and very important topic, very important portion of Delhi Sultanate as far as examination is concerned. तो जहां तक इस तुगलक वंश की बात है, आज हम यहां पर इसके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा तुगलक वंश के बारे में थोड़ा सा हम जान लें, और फिर हम गयासुद्दीन तुगलक पे आ जाएंगे। तो तुगलक वंश मैंने बता दिया कि तुगलक वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। ठीक है। पहला वंश गुलाम वंश, बिल्कुल याद रखिए। दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश। इसके बाद चौथा वंश जो है वो सैयद वंश, और अंतिम वंश जो होगा लोधी वंश। उसके बाद हम मुगल पीरियड में इन कर जाएंगे। यहां जहां तक तुगलक वंश की बात है, तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये आपके लिए जानना, तो ये समझ लीजिए कि इसके बारे में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये तुगलक वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश है जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा दिनों तक या सबसे ज्यादा वर्षों तक, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किस सल्तनत किस वंश का रहा दिल्ली सल्तनत में, तो आप कहेंगे तुगलक वंश। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इसको आप लिखेंगे सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है किसमें? दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश जो है ये तुगलक वंश है। 1320 से 1414, करीब 94 वर्षों तक ये शासन रहेगा इनका। तो ये यहां से आपके लिए सवाल बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं फिर से कर दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां से सवाल बनेगा। अब जो है यहां पर देखिए, ये जो तुगलक वंश है इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण शासक हैं जिनको आपको पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जो फाउंडर है वो कौन है भाई? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ये आप देखेंगे। दूसरा जो है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा शासक होगा फिरोज शाह तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक। पहला फाउंडर जो शासक है
सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, और इसके बाद इसमें करीब 8 से 9 शासक हैं, आपको जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद आप अंतिम शासक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो इसको जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के समय मैं बता देता हूं, सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही खतरनाक आक्रांता तैमूर लंग का आक्रमण होगा 1398 एडी में। ठीक है, तो यहां पे देखिए, और वो तुगलक वंश के अंत का कारण भी बनेगा, तो ये आपको जानना जरूरी था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल होगा, ये शासन काल आप समझ लीजिए, ये जो शासन काल है आप 1320 से लेकर यहां पे मैं लिख देता हूं 1322 1325 एडी। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, एमबीटी। उसके बाद एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 टू 1351 एडी तक होगा। ठीक है, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, स्पेस यही बना लेता हूं मैं, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, यानी कि इसका शासनकाल 1351 टू 1388 एडी तक। हालांकि कई जगह पे आपको 1-2 साल का अंतर मिल सकता है, उस पे आप मत जाइएगा, मोरलेस यही टाइम होगा। ठीक है, और नसरुद्दीन मोहम्मद का 1394 टू 1414 एडी तक। इसके समय देखिए, पढ़ना इन्हीं तीनों को है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्हीं तीनों शासकों को हमें देखना है, इन्हीं 3 सुल्तानों को हमें देखना है, एक ये और एक ये। इसको जानना, इस यहाँ पे जानना इसलिए जरूरी है कि इसी समय तैमूर लंग का आक्रमण होगा। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में तो वहां पे देखेंगे, और यहाँ पर तैमूर लंग का आक्रमण 1398 एडी में होगा, और यहीं से आप देखेंगे कि ये अंत साबित होगा तुगलक वंश का, तैमूर लंग का आक्रमण। तो वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अगर आप देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो तुगलक वंश जो है, अगर हम देखें तो तुगलक वंश यहां देखिए, ये समझ लीजिएगा, देखिए ये तुगलक वंश के लिए अगर हमने ये भारत है, ये आज का पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। ठीक है, अगर देखा जाए तो तुगलक वंश में अगर पूरा एरिया देखा जाए तो आप एक चीज समझिएगा कि जब गुलाम वंश की बात होगी तो गुलाम वंश का पूरा एरिया अगर देखें तो ये लाहौर से लेकर गंगा यमुना दोब तक का ये एरिया इनका, यहां लाहौर से लेकर, क्योंकि आप समझिए कि ये जो था ये एरिया इनका था। ठीक है, किसका? गुलाम वंश का, क्योंकि लाहौर को उसने राजधानी बनाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जब गुलाम वंश के बाद आप आएंगे तो आप खिलजी वंश को, तो इसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा आप लगभग इस तरह का एरिया आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह का एरिया आप देखेंगे। लेकिन अब आप जब आएंगे तुगलक वंश में, हालांकि खिलजी गुलाम वंश के बाद जब खिलजी वंश की आप बात करेंगे तो खिलजी वंश का प्रभाव अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत तक है। आपको पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो खिलजी वंश का सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाला सुल्तान रहा और सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान था, उसने, वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो बिंध के पार करके, ये बिंध वाले एरिया को पार करके ये दक्षिण भारत की तरफ इन करता है और दक्षिण भारत में भी अपना प्रभाव बनाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में भी प्रभाव बनाता है। हालांकि उसने मिलाया नहीं था, उसके बाद के एक शासक ने दौलताबाद को भी मिलाया हालांकि, लेकिन अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का
पर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान और ये गुजरात वाले क्षेत्र को भी जीत लिया था। ठीक है, अगर देखें तो एक तरह से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही ये पूरे दक्षिण भारत पर प्रभाव रहा। ये डायरेक्ट रूल में रहा, ये पूरा एरिया ये डायरेक्ट रूल में रहा, सिंधुंद का पार्ट पूरा। और उसके बाद ये जो था मिलाया नहीं था, जीता जरूर था दक्षिण के क्षेत्र को, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया नहीं। बाद में के शासक ने दौलताबाद को मिलाया है जरूर, देवगिरी को। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि खिलजी वंश के समय ही ये पूरा जो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत में ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था ये पूरा क्षेत्र। जब आप तुगलक वंश में आएंगे तो ऑब्वियसली तुगलक वंश के पास ये सारा चीज है, ये सारा क्षेत्र है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तुगलक वंश में भी वारंगल जीतेंगे ये लोग। ठीक है, दक्षिण में अभी हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही वारंगल जीत लिया जाएगा। ठीक है, और आपको उड़ीसा भी जीता जाएगा, जाजनगर। उसके बाद आपको बंगाल भी जीता जाएगा तुगलक वंश के समय। ये बंगाल बिहार का जो क्षेत्र है, तिरहुत उरहुत का एरिया जो है, बंगाल भी जीता जाएगा ये तुगलक वंश के समय। ठीक है, ये बस आप एक खाका ले लीजिए, ये तुगलक वंश के समय ये बंगाल बिहार का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा। उड़ीसा भी जीतेंगे ये लोग, यहाँ पर उड़ीसा को भी जीतेंगे। और उसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आएगा तो वहां पे आप देखेंगे कि दो डायनेस्टी टूट जाएगी यहां पे दक्षिण भारत में। एक बहमनी किंगडम और फिर विजयनगर अंपायर, ये दो डायनेस्टी टूट के आएगी। तो यहीं से आपको बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम, जिसके बीच एक स्ट्रगल शुरू होगा, लंबा स्ट्रगल चलेगा जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक इसी समय, इसी के टाइम पीरियड में दो एम्पायर इंडिपेंडेंट होंगे और दो नए एम्पायर बनेंगे यहां पर। ठीक है, एक बहमनी किंगडम दक्षिण भारत में और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। तो बस एक आइडिया आप लीजिए कि जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश की शुरुआत बहुत ही शानदार होगी, बहुत बड़ा रीजन इसके पास है। ठीक है, जहां आपको गुलाम वंश के पास एक छोटा रीजन था नॉर्थ इंडिया का, गंगा यमुना दोअब और ये लाहौर वाला क्षेत्र, पंजाब का कुछ क्षेत्र। वहीं खिलजी वंश के पास ये सारा तो आ ही जाएगा। और साथ साथ खिलजी वंश ने इनको दक्षिण वाला क्षेत्र भी दिया, भले मिलाया नहीं गया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन प्रभाव रहा। हालांकि दौलताबाद को यानी देवगिरी को बाद के शासकों ने मिला लिया था। ठीक है, तो यहां पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय होगा क्या कि दो एम्पायर टूट जाएंगे, यहां पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बहमनी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य की नींव पड़ेगी। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, इनके पास काफी बड़ा एरिया है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये दो क्षेत्र टूटेंगे। ठीक है, तो यहां आपको बताने का पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो अब हम तुगलक वंश की शुरुआत करेंगे किससे? गयासुद्दीन तुगलक से, जो कि फाउंडर है। तो गयासुद्दीन तुगलक देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये 1320 में ये फाउंड करेगा। ये फाउंडर है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानिए, ये फाउंडर है। और फाउंडर है, कब ये फाउंड करता है? 1320 में। हाँ, 1320 में ये मर्डर कर देगा किसका? मर्डर करेगा किसका? खुसरो खान, या आप इसको खुसरो शाह कुतुबुद्दीन, सॉरी खुसरो खान, खुसरो मलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, खुसरो मलिक या खान, कई जगह शाह भी लिखा हुआ मिलेगा, खुसरो देख लीजिएगा, खुसरो मलिक या खान है। ये अंतिम शासक था या अंतिम सुल्तान था किसका? खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक 1320 एडी में, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना करेगा। जहां तक गयासुद्दीन तुगलक की बात है, गयासुद्दीन तुगलक जो है ये बेसिकली इसके पिता बलबन के समय, थोड़ा सा बेसिक भी जान लीजिए, मतलब बैकग्राउंड,
इसके पिता बलबन के समय ही जो है वो बलबन आप जानते हैं उसने बलबनी वंश की शुरुआत की थी स्लेव डायनेस्टी में। बलबन ने बलबनी वंश की शुरुआत की। स्लेव डायनेस्टी के अंदर 3 डायनेस्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश, उसके बाद इल्तुतमिश ने शमसी वंश और बलबन ने बलबनी वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बलबन के समय ही इसके पिता एक तुर्क दास के रूप में आए थे भारत में। ठीक है, और इसके पिता ने एक पंजाब की जाट से शादी कर ली थी। ठीक है, तो इसका बेसिक बस उतना नहीं जानना आपको कि पिता का नाम क्या था, इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आप जानिए कि एक तुर्किश पिता और आप समझिए हिंदू जो थी, जाट जो थी, हिंदू थी लेडी, उनका पुत्र था ये। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक जो है वो आप समझिए कि इसने 1305 में खिलजी वंश के दौरान 1305 में ही इसको आप समझिए ये पंजाब का जो क्षेत्र है, ये पंजाब का क्षेत्र, ठीक है, इस पंजाब के क्षेत्र पे 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के समय ही, खिलजी वंश के दौरान ये इसको पंजाब के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हुआ करता था पाकिस्तानी पंजाबाद जो है दीपालपुर, वहां पे। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये दिल्ली सल्तनत की सेवा में पहले से था, सर्विस में पहले से था। ठीक है, और इसका नाम उस समय, इसका वास्तविक नाम जो है ये भी जान लीजिए, इसका वास्तविक नाम जो था ये है, फाउंडर है, वास्तविक नाम जो है ये नाम है इसका गाजी मलिक। ठीक है, और गाजी मलिक के अलावा इसका उपनाम क्या था? उपनाम इसका है, यानी टाइटल भी कह लीजिए, उपनाम कह लीजिए, इसको टाइटल कह लीजिए, उपाधि कह लीजिए, इंग्लिश में इसको टाइटल कह लीजिए, टाइटल मलिक उल गाजी या गाजी उल मलिक, दोनों में से कुछ भी आप लिख लीजिए, मलिक उल गाजी या गाजी उल मलिक, कुछ भी दिया है। तो ये इसको टाइटल दिया गया था, क्यों? क्योंकि इसने मंगोलों का मुकाबला किया था और बहुत जबरदस्त फाइट दिया था मंगोलों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। ठीक है, और ये करीब मंगोलों से सफल मुकाबला इसका हुआ था, करीब 19 टाइम्स, कहीं कहीं 18 भी दिया रहेगा, उससे आपको चिंता नहीं करना है। तो सफल मुकाबला इसने किया था किससे? मंगोलों से, इस एरिया में, क्योंकि यहीं का ये गवर्नर बनाया गया था इसीलिए। ठीक है, और उस समय इसका नाम, वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक, उपनाम टाइटल मलिक उल गाजी या गाजी उल मलिक, कुछ भी मिल जाए। उसके अलावा आप समझ जाइए कि गाजी अपने नाम में लगाता था। शासक बनने के बाद इसने गाजी लगाया। ठीक है, गाजी लगाया अपने नाम में, और गाजी का मतलब होता है क्या? पूरा नाम गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और आप आगे ये गाजी लगा देगा। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने कि अपने सरनेम में, ठीक है, गाजी लगाया। तो ये उपनाम लगाने वाला, दिल्ली सल्तनत की जगह मैं डीएस लिख देता हूं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, बस ये एग्जाम में आता है। और गाजी का मतलब क्या होता है समझ जाइए। गाजी का मतलब जो होता है ये होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए गाजी का मतलब क्या होता है? स्लेयर ऑफ इनफिडल। हाँ, अगर इंग्लिश में कहें या आप, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, अगर हिंदी में देखें तो स्लेयर ऑफ इनफिडल कह सकते हैं, हिंदी में हम कहें तो इसको काफिरों का संहारक।
जो धर्म विरोधी काम करते, काफिरों का मतलब यहां नॉन मुस्लिम से है, ठीक है, काफिरों का संहारक, काफिरों का संहारक, ठीक है, ये यहां पर आपको जानना चाहिए। तो कुछ बेसिक नॉलेज था, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, वो मैंने आपको दे दिया। तो यहां पर जो आपको ध्यान रखना है कि तुगलक वंश के बारे में एक दो बातें और आपको मैं बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, ये यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि आप इससे हमारे पास स्पेस बन जाएगा। देखिए, अब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आता है ये भी जान लीजिए। दो किताबें हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, सोर्स क्या है इसके बारे में जानने के, सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोर्स एक तो आपको बड़ा महत्वपूर्ण सोर्स है तुगलकनामा, तुगलकनामा, और इसके राइटर हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और दूसरा है किताबुल रहला, किताबुल रहला, और इसके राइटर हैं इब्न बतूता, इब्न बतूता। समझिए, अमीर खुसरो एक पर्शियन राइटर है और ये इसके कोर्ट में है। किसके कोर्ट में? गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि संरक्षक भी है, ठीक है। संरक्षक किसका है? आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर का संरक्षक भी है। तो इसने किसको संरक्षण दिया था? अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो आप समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत के संरक्षण में बलबन के समय से ही था, बलबन के समय में था, ठीक है। और उसके बाद वो बलबन के समय से लगातार रहा कोर्ट में, और खिलजी वंश के दौरान भी रहा, और उसके बाद ये तुगलक वंश में भी अमीर खुसरो है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बलबन के समय से यहां तक ये भी है अमीर खुसरो। तो इसको संरक्षण दिया था। अगर पूछा जाए कि किसको संरक्षण दिया, तो अमीर खुसरो को। और किताबुल रहला इब्न बतूता, इब्न बतूता ये आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, आगे हम पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये मोरक्को का निवासी था, भारत आया था, एमबीटी के समय भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, एमबीटी के समय, पूरा लिख लीजिए, एमबीटी के समय भारत आया। तो ये आपका यहां पर हमने आपको जानकारी दे दी। यहां पे जो सवाल बनता है, सबसे ज्यादा समय तक या सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड रहा दिल्ली सल्तनत में किसी भी वंश द्वारा, जिसने सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, तो वो कौन है? यहां पर देखिए, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आया है कई बार एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां से जो सवाल बनेगा, देखिए बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, जैसे यहां पर कि किसकी हत्या करके ये आता है और फाउंड करता है, स्थापना करता है तुगलक वंश का। तो अंतिम शासक जो खिलजी वंश का है, खुसरो मलिक या खुसरो मलिक खान, उसकी हत्या करके, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका मर्डर करेगा, हाँ, इसकी हत्या करके आता है। और ये पूछ देता है कि किस वंश का था खुसरो खान, तो अंतिम शासक, मैंने पिछले खिलजी वंश में बताया भी था आपको, ठीक है। वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उपनाम, उपाधि या टाइटल, तो मलिक उल गाजी। क्यों पढ़ा इसका मलिक? क्योंकि मंगोलों से सफल मुकाबला इसने किया था 29 बार, कहीं 18 बार भी देता है, कई अलग अलग इतिहासकारों का मत है। तो ये तो मैंने एक दे दिया आपको। तो इस वजह से, मतलब मंगोलों से मुकाबला करने के कारण इसका नाम मलिक उल गाजी या गाजी उल मलिक, ठीक है। तो ये देखिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ही इसको अपॉइंट किया गया था। पंजाब वाले क्षेत्र में 1305 में ये अपॉइंट हुआ था गवर्नर, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे रखा गया था इसको मंगोलों से ही मुकाबला करने के लिए, ये बात आप समझिएगा। और गाजी ये अपने नाम में लगाता है जब शासक बनता है, उपनाम गयासुद्दीन तुगलक, हाँ, या गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये लगा देगा गाजी, ठीक है। तो ये गाजी लगाने वाला, ये उपनाम लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, इसके पहले किसी ने नहीं लगाया। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब इसके बाद हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और भी जानकारियां लेंगे, जैसे कि इसने कौन कौन से काम किए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कुछ काम है जो अभी हम देखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो उनको देखेंगे और साथ में इसके एक्सपीडिशंस को भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। पहले आप एक बार यहां भी देखिए, ये चीजें तुगलकनामा याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया, इसका संरक्षक भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किताबुल रहला, कहीं कहीं खाली रहला भी देगा, ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज अगर देखा जाए जहां से इंफॉर्मेशन मिलता है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये इसका राइटर है किताबुल रहला का इब्न बतूता, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, मोरक्को निवासी था, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स पे बात करेंगे। Let's move on and now we'll discuss about the works done by this person Gayasuddin Tughlaq, the founder of तुगलक डायनेस्टी। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप और लिख लीजिए, इसी तुगलक वंश को कोरोना तुर्क वंश भी कहीं आ जाए, करोना या करोना करोना तुर्क वंश, करोना तुर्क डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसी को क्यों कहा जाता है, देखिए दो लोगों ने इसको कहा था, कोरोना तुर्क वंश कहा है, ध्यान रखिए कहीं पूछ ले, इब्न बतूता और ईश्वरी प्रसाद। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, ईश्वरी प्रसाद एक इतिहासकार है, बेसिकली क्या कहा है उन्होंने कि जो इसके फादर थे गयासुद्दीन तुगलक के, वो कोरोना तुर्क वंश के थे, ठीक है। तो इब्न बतूता जिसने किताबुल रहला लिखा, जिससे जो एक सोर्स है किताबुल रहला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन का, ठीक है, इसने किताबुल रहला लिखा, और ईश्वरी प्रसाद जो एक इतिहासकार हैं, इन दोनों ने इनको कोरोना तुर्क वंश से इसके फादर को कहा है, गयासुद्दीन तुगलक के फादर को, कि ये कोरोना तुर्क वंश से संबंधित थे इसके फादर। तो इसीलिए चूंकि इसने स्थापना की इस वंश की, तो इसे कई बार कोरोना तुर्क वंश भी कह दिया जाता है। तो तुगलक वंश कहीं पूछ दिया जाए अगर एग्जाम में, यहां पे लिख लीजिए आप इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में, कि कोरोना तुर्क वंश किस वंश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो तुगलक वंश के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके जो वर्क हैं, ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर इसके जो वर्क हैं गयासुद्दीन तुगलक के। तो इस वर्क में पहले हम लोग देखते हैं, एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसने जो किया है, ये समझिएगा कि आप दाग, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, दाग और हुलिया को प्रभावशाली बनाया इसने, दाग और हुलिया, ये सेना में था, दाग और हुलिया को इसने प्रभावशाली बनाया, प्रभावशाली बनाया। अब देखिए दाग और हुलिया किसका शुरू किया हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का, सेना, यानी कि सेना में इसने रिफॉर्म किया। तो दाग और हुलिया सेना में था, क्या था भाई, तो दाग जो था ये सैनिकों के लिए था, सॉरी घोड़ों के लिए था, हॉर्सेस के लिए, और हुलिया जो था ये सैनिकों के लिए था, ठीक है, दाग और हुलिया। तो दाग जो था ये घोड़ों के लिए था, ये दाग था जिससे कि हॉर्सेस को मार्क कर दिया जाता था, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दाग, और हुलिया डिस्क्रिप्टिव रोल जो था वो सैनिकों के लिए था। यहां मैं लिख देता हूं, दाग जो था ये हॉर्सेस के लिए था, दाग का मतलब ही लिख देता हूं मैं, हॉर्सेस को ब्रांड कर दिया जाता, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, और ये सोल्जर्स के लिए था, सैनिकों के लिए था, सोल्जर्स के लिए। देखिए यहां पर दाग क्या था भाई, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स को, घोड़े को मार्क कर दिया जाता था, उस पर एक दाग लगा दिया जाता था, ताकि युद्ध के समय घोड़े बदल नहीं जाए, क्योंकि बड़ी सेना होती थी, घोड़े भी बड़ी संख्या में सेना में होते थे, तो क्या होगा, कहीं कोई, मान लीजिए ब्लैक कलर का अगर घोड़ा है कोई, और युद्ध के समय उसे ट्रेन किया जाता है ना लड़ाई के लिए, घोड़े को ट्रेन किया जाता है, सैनिकों को ट्रेन किया जाता है, तो वह कैसे पहचान रखा जाएगा कि, क्योंकि मान लीजिए उस घोड़े, ब्लैक कलर का कोई घोड़ा है या व्हाइट कलर का कोई घोड़ा है,
और उसको उसकी जगह पे कोई दूसरा व्हाइट या ब्लैक कलर का घोड़ा रख दिया जाता है, तो कैसे पहचान किया जाएगा कि यही जो घोड़ा है वो सेना का घोड़ा है? तो मार्क कर दिया जाता था। उसी तरह से सोल्जर्स के यानी सैनिकों के लिए क्या होता था, उनका पूरा हुलिया रखा जाता था, उनका डिस्क्रिप्टिव रोल, उसका ढील डोल क्या है, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी है, बाल का कलर कैसा है, लंबाई कितनी है, ये पूरा हुलिया सैनिकों के लिए रखा जाता था, ताकि सैनिक भी बदल जाने की संभावना थी। ठीक है ना, कोई सैनिक ना बदल दे, जो वेल ट्रेंड सैनिक है उनकी जगह किसी और को भेजा जाए, तो ये ना हो। तो इस वजह से ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ये शुरू किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन प्रभावशाली बनाएगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये सवाल आ जाए कि यहां से कि यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि दाग और हुलिया जो प्रथा सेना में लाई गई थी, ये कहां था? ये सेना में था, ये सेना के लिए था, सेना। दाग और हुलिया जो सेना में लाई गई थी, और उसकी शुरुआत किसने की? शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन उसको प्रभावशाली किसने बनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ये बात हो गई सेना में। इसके अलावा इसने और काम किए थे, जैसे कि सेना की सुविधा के लिए उसने सड़कों का, ताकि सेना उस पर ठीक तरह से चल सके, हाँ, उसका सेना का आवागमन हो सके, तो सड़कों का भी निर्माण इसने करवाया था, तो वो अलग बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, दाग और हुलिया। उसके बाद कैनाल यानी कि नहरें, कुएं, नहरें और तालाबों का भी निर्माण करवाया इसने, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, कैनाल यानी कि नहरें। ठीक है, नहरें। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिए, तालाब भी बनवाया, कुएं भी बनवाई और नहरें भी बनवाई, लेकिन नहरें इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने की नहरों का निर्माण करवाया, शुरुआत की, तो नहरों के निर्माण की शुरुआत किसके समय में होती है? नहरों के निर्माण की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान नहरों के निर्माण की शुरुआत अगर आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, शुरुआत। यहां पे आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ठीक है, कहां पे? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब नहरों के निर्माण की शुरुआत कराने वाला प्रथम शासक कौन था? शुरुआत किसने करवाई है? गयासुद्दीन तुगलक। पूछ दिया जाए प्रथम शासक, शुरुआत करने वाला, यहां पे ऐसे, यहीं पे मैं लिख देता हूं, करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम, डीएस स्टैंड्स फॉर दिल्ली सल्तनत, प्रथम सुल्तान। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, एमआई मैंने लिख दिया है। तो यहां से ये दोनों सवाल बनते हैं कि दाग और हुलिया को प्रभावशाली किसने बनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन दाग और हुलिया की शुरुआत किसने की? खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने नहरों के निर्माण की, कैनाल्स के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा की जाती है? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। लेकिन इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, कि नहरों का जाल किसने बिछाया? अगर नहरों की जाल की बात हो, नहरों के जाल, नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स, नहरों के जाल की बात अगर होगी, आगे हम देखेंगे, नहरों का जाल एक नेटवर्क बिछा दिया था, वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। यहीं पे मैं बता दिया, आगे भी देखेंगे, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये देखिएगा, यहां से भी सवाल बनेगा। दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपके हो गए। दाग और हुलिया को प्रभावशाली किसने बनाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। नहरों के निर्माण की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अगर नहरों का नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, बहुत सारी नहरें बनाएगा कौन? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। आगे हम देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे तो, लेकिन यहां मैंने बता दिया। उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज, देखिए पोस्टल सर्विसेज को पूर्ण व्यवस्थित किया, बिल्कुल परफेक्ट कर दिया, पूर्ण व्यवस्थित किया, परफेक्ट किया। क्यों? अब यहां पे समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीन काम, दाग, हुलिया, कनाल और पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें क्या था भाई? तो देख लीजिए, पूर्ण व्यवस्थित कर दिया। पोस्टल सर्विसेज बहुत पहले से थी, लेकिन यहां पर एक तरह से
इसने आधुनिक समय में जो स्पीड पोस्ट है, तो उस समय स्पीड पोस्ट का काम इसने कर दिया था। कैसे? देखिए, कुछ कुछ दूरी पर उस समय कैसे कैरी किया जाता था। जैसे कोई संदेश वाहक है तो संदेश कैसे जाएगा, तो क्या किया जाता था कि कुछ कुछ मीलों पे कुछ कुछ ऐसे, ये यहां पे घोड़ा, यहां पे हॉर्स राइडर्स रहेंगे जो लेके जाएंगे। तो यहां पे ये हॉर्स राइडर लेके जाते रहेंगे, यहां से कुछ कुछ मीलों पे ये रख दिए गए हैं, स्टेशन कर दिए गए हैं, यहां पे घुड़सवार, और यही लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्पीड पोस्ट कर दिया था कि करीब करीब 12 घंटे में 100 माइल 100 माइल्स तक ये जो घुड़सवार हैं, ध्यान रखिएगा, ये जो घुड़सवार हैं ये 100 माइल 100 माइल्स तक ये संदेश पहुंचा देते थे 12 घंटे में। अब पोस्टल सर्विसेज के बाद बात करेंगे रेवेन्यू की। यहां पर देखिए, रेवेन्यू की बात मैं कर रहा हूं। रेवेन्यू आप भू राजस्व, इसका मतलब हो गया रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में आप देखिए, पहला पॉइंट अगर रेवेन्यू में कहें तो 1.5 to 1/3 ऑफ प्रोड्यूस, ये था इसके समय। ठीक है, उसके बाद अगर इकता की बात करें, यहां पर जो रेवेन्यू का में जो इंक्रीज किया जाएगा, ये इंक्रीज आपको 1/11 to 1/10, ठीक है, 1/11 to 1/10 पर ईयर ऐसे लिख देता हूं, पर ईयर। ठीक है। इक्ता क्या होता है, देखिए मैं बार बार बताते रहता हूं, इक्ता पे कभी हम अलग से वीडियो करेंगे। इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश के समय की गई थी। अगर प्रशासनिक ढांचे के रूप में इक्ता को जोड़ा गया था, वैसे तो पहले से था, लेकिन एक प्रशासन में जो पहली बार प्रशासन के मुख्य अगर देखें एलिमेंट्स को देखा जाए, तो वो इक्ता की शुरुआत करता है कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इल्तुतमिश अगर कोई बड़ा लैंड का टुकड़ा है, इसको कई भूखंडों में बांट दिया गया था, इसी प्रत्येक खंड को कहा जाता था इक्ता। और ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स था। ठीक है, यहां पे इक्तेदार होते थे जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। बेसिकली सैलरी ना देके इक्ता दे दिया जाता था और कहा जाता था कि ये आपका क्षेत्र हो गया, अब यहां आप सेना भी रखिए, और ऑफिसर्स को रखिए, यहां से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, यहां से रेवेन्यू से अपना खर्च निकालिए, और बाकी जो बचता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दीजिए टैक्स के रूप में। तो इक्ता जो था, भूखंड थे इक्ता, ये भूखंड हो गए, और यहां पे इक्तादार होते थे। ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। तो अब इक्ता में जो रेवेन्यू, जो भी इक्ता होता था, वहां का जो रेवेन्यू, उसने कहा कि अगर रेवेन्यू में इंक्रीज भी करना है तो एक बार नहीं करना है, धीरे धीरे होगा, और उसका जो लिमिट उसने तय कर दिया 1/11 to 1/10 पर ईयर। एक लंबे समय में उसके वृद्धि की जाए, एक बार नहीं की जाए। तो दूसरा पॉइंट यहां पर हो गया। उसके बाद अकाल के समय टैक्स जो है, ये जो रेवेन्यू जो है, इसको माफ कर दिया जाता था। ठीक है, अकाल के समय माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसका यह भी मानना था कि टैक्स बढ़ाने की बजाय, टैक्स बढ़ाने से अच्छा है कि जो कृषि क्षेत्र है उन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर टैक्स कम भी रहता है, लेकिन अगर हम कृषि क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, ठीक है, कल्टीवेटिंग एरियाज को बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, इससे उन्हें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। तो कल्टीवेटिंग एरिया को बढ़ाने की इसने बात कही। कल्टीवेटिंग एरिया को ये बढ़ाने का मैंने साइन दे दिया, इंक्रीज करने का, ये बात कही, यानी कि कृषि क्षेत्र को देखिए यहां पर गलत हो गया ना, एरिया कई बार हो जाता है, एरिया। तो कल्टीवेटिंग एरिया को बढ़ाने की इसने बात कही। ठीक है, कि अगर रेवेन्यू कम भी, मतलब अगर रेवेन्यू कम भी वसूला जाता है, लेकिन अगर कृषि क्षेत्र ज्यादा हो तो हम
ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके पॉलिसी में था। ठीक है, उसके अलावा इसने शेयरिंग यानी गल्ला, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या अंतर पड़ेगा यहां पे। गल्ला बख्शी या बटाई, गल्ला बख्शी या बटाई, रेवेन्यू के लिए इसकी भी बात इसने कही, इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए अब यहां पर गल्ला बख्शी और बटाई से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, इसने बात कही। तो गल्ला बख्शी और देखिए अलाउद्दीन के समय क्या था खिलजी वंश में कि उसने भूमि की पैमाइश शुरू की। ठीक है ना, अलाउद्दीन के समय भूमि पैमाइश, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भूमि पैमाइश थी, पैमाइश का मतलब मेजरमेंट, पैमाइश, उसको इसने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए गल्ला बख्शी और बटाई के आधार पर इसने रेवेन्यू फिक्स करना शुरू किया। अब गल्ला बख्शी और बटाई क्या है, देखिए अलाउद्दीन के समय तो क्या होता था कि भूमि का मेजरमेंट करा दिया गया और उस मेजरमेंट के आधार पर, सर्वे के आधार पर वहां पे रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। जिसकी जितनी जमीन है उसके आधार पर सर्वे फिक्स कर दिया गया। लेकिन इसने भूमि पैमाइश बंद करा दी और सर्वे भी बंद करा दिया। भूमि का सर्वे, लैंड का सर्वे, भूमि पर पैमाइश और भूमि का सर्वे, भूमि का सर्वे जो कि अलाउद्दीन के समय था ही। ठीक है, इसने क्यों ऐसा किया, देखिए गल्ला बख्शी और बटाई में क्या होता है कि जो शेयरिंग होती है रेवेन्यू की, वो एक निश्चित अनुपात में की जाती है। जितनी फसल होती है उसके आधार पर, मान लीजिए कि इस एरिया में इतना फसल हुआ, ठीक है, जो भी फसल हुआ ये एरिया है और यहां पर जितना भी फसल होता है उस फसल को सरकार, मान लीजिए ये पार्ट ले लिया और ये रह गया किसानों के पास, कुछ पार्ट सरकार ने ले लिया और ये पार्ट। तो होता क्या था, कई बार जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है यानी खड़ी फसल है, फसल देख लिया गया, हाँ भाई इतना फसल हुआ है इस एग्रीकल्चरल एरियाज में। ठीक है, इस एग्रीकल्चरल एरिया में इतना फसल हुआ है, फसल को देखना भाई इतना फसल है, तो चलो भाई जिसका है इसका 5% सरकार को चला जाएगा, बाकी किसानों का रहेगा। तो 5% उसमें सरकार, कई बार फसल देख के, कई बार उसका थ्रेसिंग करने के बाद, थ्रेसिंग कर दिया गया, भूसी उसी अलग कर दिया गया और फिर देखा गया कि भाई इतना है, भूसी उसी को अलग करने के बाद, थ्रेसिंग करने के बाद इतना फसल है, इतना अन्न है, खाद्यान्न या जो भी चीज है, उसमें से इतना हमें दे दो। या कई बार बिना गट्ठरों में ही, अभी उसकी थ्रेसिंग नहीं की गई, फसल काट लिया गया और काटने के बाद देखा गया कि इतना है, हाँ भाई तो सरकार को इतना चला जाए, किसानों को इतना हो जाए। इसका एक फायदा था, फायदा यह है कि फसल जितनी होती थी उसके आधार पर सरकार को रेवेन्यू चला जाता था। और इसमें क्या होता था कि कई बार अगर फसल कम हुआ अकाल की वजह से, तो फसल के हिसाब से ही तो होना है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव बात है, किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात थी। ठीक है, तो किसानों के लिए ये अच्छी बात थी क्योंकि इसने गल्ला बख्शी और बटाई की वाली पद्धति की शुरुआत की थी। शुरुआत नहीं, पहले भी रहा। और तो गल्ला बख्शी और बटाई, अलाउद्दीन ने भूमि की पैमाइश करानी शुरू की थी, उसके आधार पर, सर्वे और पैमाइश के आधार पर उसने लैंड रेवेन्यू तय किया था। लेकिन किसानों के लिए यह ज्यादा अच्छा था, इसलिए यह शुरुआत इसके द्वारा की गई। इसने पैमाइश बंद कर दी और सर्वे बंद कर दिया भूमि का। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा कि सर्वे बंद किसने किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और इसी को कहा गया कि देखिए रेवेन्यू का जो निर्धारण है, रेवेन्यू के निर्धारण में उदारता थी, जबकि वसूली में ये स्ट्रिक्टनेस होता था। यहां पे ये वसूली में, देखिए वसूली में ये कठोर रहेगा। ठीक है, इसके ये जो कठोरता दिखाता था और निर्धारण में जो है ये दिखाता था कि नहीं उदारता के साथ, ये उदारता का ही तो प्रमाण है गल्ला बख्शी, उदारता के साथ करो, इतना ही प्रोड्यूस का लिया जाएगा, किसी भी इकता में इससे ज्यादा पर ईयर वृद्धि नहीं होगा। तो एक तरह से खाली निर्धारण में इसने, लेकिन जब वसूली करने की बात होती थी तो यहां पर जितना तय हो गया है कि अगर इसने 1/11 की बढ़ोतरी हो तो उतना तो जरूर वसूलो, उतना
बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ उतना वसूलना है। तो इस नीति को, इसकी जो नीति थी रेवेन्यू नीति, इस नीति को मध्यपंथी या इसको रस्मे मियानी, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस नीति को क्या कहा गया, रस्मे मियानी। तो यहां पर आपको जो अब हमने देखा, देखिए दाग और हुलिया, ये सब तो बता दिया यहां मैंने। नहरों के निर्माण की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज, ये सब मैंने बता दिया, सारा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। भूमि की पैमाइश बंद करा दी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भूमि की पैमाइश इसने बंद करा दी, ठीक है। मेजरमेंट बंद करा दिया, सर्वे बंद कर दिया, गल्ला बक्सी को अपना लिया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कितना इसने रेवेन्यू तय किया। हाँ, इकता में कितनी बढ़ोतरी होती थी उस समय, हाँ, बढ़ोतरी का जो परमिशन था कि एक साल में कितना मैक्सिमम बढ़ा, तो 1/11 से लेकर 1/10, इससे ज्यादा पर ईयर बढ़ोतरी नहीं हो सकती थी। अकाल के समय टैक्स माफ होता था, ठीक है। कल्टीवेटिंग एरिया बढ़ाने की, कृषि क्षेत्र बढ़ाने की इसने बात कही थी, और गल्ला बक्सी बटाई मैंने बता दिया। ये निर्धारण में तो उदारता दिखा रहा है, लेकिन जितना तय हो गया उसकी वसूली में ये कठोर रहेगा, ठीक है। और इसी नीति को कहा जाएगा मध्यपंथी, और इसी को कहा गया रस्मे मियानी। तो पूछा जा सकता है कि रस्मे मियानी क्या था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रस्मे मियानी, तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां हमने गयासुद्दीन तुगलक के वर्क की भी समीक्षा कर ली, हमने देख लिया कि क्या क्या वर्क थे, सबको हमने डिटेल में समझ लिया। अब इसके एक्सपीडिशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मतलब अभी कर रहे हैं, तो अभी हम इसके एक्सपीडिशन की बात कर लेते हैं। तत्काल इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम इसके एक्सपीडिशन यानी अभियानों की बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपीडिशंस ऑफ दिस पर्सन गयासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। यहां पर हम देखने वाले इसके एक्सपीडिशंस को यानी अभियानों को। अगर हम एक्सपीडिशंस की बात करें, एक्सपीडिशंस, इसको आप फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं, एक्सपीडिशन कह लीजिए, एक्सपीडिशन कह लीजिए, और आप इसको कहिए फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, या आप इसको कहिए हिंदी में अभियान, ठीक है। तो ये देखिए इसके कुछ प्रमुख अभियान जो हैं मैं आपको बता दूं कि पहला यहां पर अभियान जो आप देखेंगे वो अभियान इसके देखिए ये होगा पहला, किसके खिलाफ, देखिए 2 अभियान होगा, वारंगल, 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 ठीक है। वारंगल में 2 अभियान होगा, एक 1321 में और एक होगा 1322 में। ये लीडर होगा, यहां पे कमांडर होगा जूना खान। अब ये जूना खान कौन है, जूना खान ही है मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दी जाएगी, इस मोहम्मद बिन तुगलक की को उपाधि दिया था उलुग खान की इसने, ये भी याद कीजिएगा, आगे भी पढ़ेंगे। इसको उपाधि मिली थी किस चीज की, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान, किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, पहली बात। अब ये जो वारंगल का है, यहां पर देखिए ये वारंगल कहां है भाई, ये तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है यही वारंगल है, ठीक है। तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है ये वारंगल, आज का जो तेलंगाना है यही वारंगल वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। ये वारंगल पे जाता है, पहला अभियान 1321 में करता है, लेकिन उस समय कंप्लीट नहीं हो पाता है, समझिएगा। ये वारंगल यहां पर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वारंगल के जो यहां पे राजा है वारंगल के, प्रताप रुद्र देव, समझ लीजिए यहां पर किसको हराया था, मैं अभी समझाता हूं आपको सारा। प्रताप रुद्र देव यहां डिफीटेड, किसे, प्रताप रुद्रदेव, इनको बंदी बना लिया गया था, और वारंगल का नाम, जब इसने वारंगल जीता तो वारंगल का नाम
जो है सुल्तानपुर रख दिया गया था। अभी मैं बताऊंगा। देखिए ये दो अभियान चलता है, 1321 में 1322 में। लीडर इसका होता है जूना खान, जो इसका बेटा है बेसिकली। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है जूना खान, ठीक है। और इसी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। इसको उपाधि दी गई थी एमबीटी को, क्या, मोहम्मद बिन तुगलक को उलुग खान की दिया किसने था, इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने। बाद में यही शासक बनेगा इसके बाद, ठीक है। अब हुआ क्या कि वारंगल पे जब अटैक होता है पहली बार, तो यहां पे क्या होता है कि प्रताप रुद्रदेव पूरा कम्युनिकेशन काट देता है और वहां एक र्यूमर फैला दी जाती है, अफवाह फैला दी जाती है वारंगल में कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई, ठीक है, मौत हो गई। अब क्या होगा, ये सुनेगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खान। इसको लगेगा कि अरे यहां पे मौत हो गई, कहां पे, दिल्ली में, यहां पे मौत हो गई, भागा भागा पहुंचेगा ये दिल्ली। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि इसको लगेगा कि जल्दी पहुंचो नहीं तो सत्ता कोई और हथिया लेगा। लेकिन जब ये यहां पहुंचता है दिल्ली, तो पता चलता है कि नहीं, ये र्यूमर था। तो फिर दोबारा ये 1322 में इसको भेजा जाएगा, वहां जाके ये माफी मांगेगा कि मेरे से गलती हो गई, इससे गयासुद्दीन तुगलक से, अपने पिता से। फिर ये आएगा और फिर वारंगल पे को कैप्चर किया जाएगा, प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया जाएगा और वारंगल का नाम ये रख देगा क्या, सुल्तानपुर। पहला तो डिफीट होगा कौन, इसका रिजल्ट क्या हुआ, डिफीटेड प्रताप रुद्रदेव, पहली बात, ठीक है, पहली बात कि प्रताप रुद्रदेव को डिफीट किया जाएगा, यहां का राजा था। और दूसरी बात यहां पे हो जाएगी क्या, तो सुल्तानपुर इसका नाम रख दिया जाएगा, वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर। कौन रख देगा, जूना खान। वारंगल का नाम अब रख दिया जाएगा सुल्तानपुर। ये कौन रखेगा, जूना खान। जूना खान ही ये रखा जाएगा जूना खान द्वारा, यानी कि जूना खान कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक है, यही जूना खान है, ठीक है। तो ये इस तरह से वारंगल को कैप्चर किया जाता है। वारंगल से लौटते समय ये 22-23 में ही वारंगल से लौटेगा, तो यहां पर उड़ीसा पहुंच जाएगा, उड़ीसा। और जाजनगर इसको कहते हैं, उत्तरकल या जाजनगर। दूसरा अगर देखें तो यहां पर उत्तरकल आ जाए, उड़ीसा आ जाए या जाजनगर आ जाए, जाजनगर, तो यहां पहुंचेगा और यहां पराजित करेगा। यहां का शासक है कौन, यहां का शासक है भानुदेव द्वितीय, भानुदेव सेकंड, ये पराजित होगा, पराजित, ठीक है। ये दोनों, यहां भी कौन करता है, यहां भी लीडर कौन है, लीडर है जूना खान। होता है किसके समय, गयासुद्दीन तुगलक के समय। लीडर कौन है, यहां पे जूना खान। जूना खान के नेतृत्व में ही ये भी अभियान चलता है। लेकिन अगला अभियान जो होगा वो होगा किसके साथ, अगला अभियान होगा बंगाल का। बंगाल देखिए, ये है बंगाल, यहां पर ये बंगाल है, ये बंगाल का क्षेत्र है, ये बंगाल वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये बंगाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो बंगाल, ये यहां पे कौन जाता है, गयासुद्दीन तुगलक ही जाएगा। यहां इन सब जगहों से बहुत पैसा वैसा मिलेगा इन लोगों को, ठीक है। यहां पे अब इसका सेना को लीड कौन करेगा, यहां खुद जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, लीडर यहां पे है। होता सारा अभियान है किसके समय में, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। लेकिन वारंगल और उत्कल उड़ीसा या जाजनगर का जो अभियान होगा वो जूना खान के नेतृत्व में होगा। और यहां बंगाल लीडर खुद बन के जाएगा कौन, सेना का, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक यहां पे जाएगा, यहां की भी कहानी समझ लीजिए। और यहां पे था क्या, और बंगाल को कंट्रोल कर लिया जाएगा, बंगाल को डीएस में मिला लिया जाएगा, मिलाया। डीएस मतलब दिल्ली सल्तनत,
में मिलाया। देखिए हुआ क्या था यहाँ पर, बंगाल में क्या था, ये तो ईस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। यहां देख लीजिए, मैं इसी से, ये ईस्ट बंगाल हो गया नीचे, ये ईस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल का क्षेत्र हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। हुआ क्या था कि यहां पर तीन भाई थे। तीन भाई कौन कौन थे? गियासुद्दीन, यहां पे तीन भाई थे जिनमें शासन के लिए लड़ाई हो रही थी। यहां पे तीन भाई थे, ठीक है। यहां पे गयासुद्दीन, फिर उसके बाद शिहाबुद्दीन और फिर नसरुद्दीन। बस इसको जान लीजिए, नसरुद्दीन। यहां पे तीन भाई हैं, तीनों में लड़ाई हो रही है, किसके लिए? सत्ता के लिए। होगा क्या यहां पर कि ये जो है गयासुद्दीन, ये ईस्ट बंगाल यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल का शासक है, ये जो ईस्ट बंगाल का, ठीक है। और ये क्या करता है, शहाबुद्दीन, जो कि ये वेस्ट बंगाल जो भारत में है आज, यहां पे लखनऊती है, तो लखनऊती में शहाबुद्दीन है, गयासुद्दीन जाता है और इसको हरा देता है शहाबुद्दीन को, ठीक है। गयासुद्दीन शहाबुद्दीन को हराएगा और कैप्चर कर लेगा। तब जाके ये जो नसरुद्दीन है तीसरा भाई, तीनों में टसल चल रहा है बंगाल में सत्ता के लिए, नसरुद्दीन जो है ये जाएगा और गयासुद्दीन तुगलक से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई यहां हस्तक्षेप कीजिए। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक जाएगा और कैप्चर कर लेगा गयासुद्दीन से सत्ता जो है, कहां का? वेस्ट बंगाल का। यहां पे कहा जाता है कि यहां पे ये वसल बना देगा, किसको? नसरुद्दीन को अपना सामंत बना देगा यहां पे, कहां पे? वेस्ट बंगाल में, और ईस्ट बंगाल को मिला लेगा। तो इस तरह से पूरा बंगाल जो है, पूरा बंगाल जो है कंट्रोल में आ जाएगा। बंगाल को कंट्रोल, यहां बंगाल को कंट्रोल कर लेगा दिल्ली सल्तनत। कंट्रोल लिख लीजिए सीधा, बंगाल को कंट्रोल कर लेगा। तो ईस्ट बंगाल में तो अपना सामंत बैठा देता है नसरुद्दीन को, और सॉरी वेस्ट बंगाल में तो अपना सामंत बैठा देता है यहां पर लखनऊती में, और नसरुद्दीन को यहां बैठाता है, इस नसरुद्दीन को, लेकिन ईस्ट बंगाल को मिला लेता है। तो इस तरह से पूरे बंगाल पे कंट्रोल हो जाएगा किसका? गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश का। जब ये लौटेगा यहां से, तो यहां पे बिहार पड़ेगा, जानते हैं बंगाल के बाद। तो बिहार में उत्तरी बिहार, बिहार में जो है ये उत्तरी बिहार, ये बिहार है, तो बिहार में उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार में आधुनिक जो उत्तरी बिहार, वहां पे मिथिला है जिसको तिरहुत कहा जाता है। तो तिरहुत की विजय, तिरहुत विजय, ये उसी समय बंगाल का अभियान होता है कब? 1324 में। उत्कल उड़ीसा का भी 1324 के 23-24 22 है, 23-24 के आसपास होगा, 23 में या 24 में होगा उत्कल का। तो इतना आपको समय नहीं याद रखना, इसका याद रखिए 21-22, इसका याद रखिए 24। लौटते समय ये तिरहुत विजय करेगा। तिरहुत क्या है भाई? आधुनिक बिहार, आधुनिक नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार में मिथिला जो है, मिथिला वाला पार्ट, उसी को, मिथिला वाला जो पार्ट है उसी को कहा जाएगा तिरहुत। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा, ये जब रास्ते से आ रहा है, लौट रहा है, दिल्ली की तरफ आएगा, बढ़ेगा दिल्ली की तरफ। अब जीतने के बाद बंगाल जीता, उसके बाद रास्ते में तिरहुत जीतता हुआ जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, तो रास्ते में अब इसको क्या होगा कि ये कहेगा किसको? यहां पे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है। देखिए इसने एक काम और किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, कि जब ये शासक बना था तो खुसरो खान के समय और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो जो क्षेत्र बांट दिए गए थे, जागीरें दे दी गई थी, उसको ये वापस लेना शुरू करेगा। जो जो डोनेशन दिए गए थे, खुसरो खान ने भी डोनेशन दिया था, जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, उसने डोनेशन दिया था, और उसने कई शेखों को, कई धार्मिक जो गुरु थे, मुस्लिम धार्मिक गुरु, सूफी संत, उन लोगों को बहुत सारे पैसे वैसे बांटे थे। तो उसी दौरान उसने 5 लाख टन का निजामुद्दीन औलिया को दिया था, 5 लाख टन का, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को दिया गया 5 लाख टन का खुसरो खान के द्वारा, ठीक है, खिलजी वंश का। तो निजामुद्दीन औलिया से ये कहेगा कि भाई वो 5 लाख टन का मुझे दे दीजिए। हाँ, इससे संबंध अच्छे नहीं थे निजामुद्दीन औलिया से, सूफी संत। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि भाई मैंने तो वो चैरिटी में खर्च कर दिए, इस वजह से उसने पैसे लौटाए नहीं थे निजामुद्दीन औलिया ने, तो इसके संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए जब ये तिरहुत से लौट रहा है
तो ये कहता है निजामुद्दीन औलिया को खबर भिजवाता है कि भाई आप जो है ना, आप क्या कीजिए कि दिल्ली छोड़ दीजिए मेरे आने के पहले, जब तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं तब तक आप दिल्ली छोड़ दीजिए। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली इज येट फार ऑफ, दिल्ली इज येट फार ऑफ, दिल्ली अभी दूर है। ये कई बार आ जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने, और बात भी सही हुआ। जब ये रास्ते में लौट रहा है और रास्ते में लौटेगा, जब ये लौट रहा है बंगाल और तिरहुत को जीतते हुए, तो ये दिल्ली पहुंचने के पहले एक जगह है बीच में, अफगानपुर में ये आराम करेगा। अफगानपुर, ये अफगानपुर में क्या करेगा, आराम करेगा। और इसके आराम करने के लिए जूना खान जो इसका बेटा है, अफगानपुर, अफगानपुर, ठीक है। तो जूना खान जो यहां बेटा है, अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाता है इसके आराम करने के लिए। जब ये आराम कर रहा होता है तो वही लकड़ी का महल इस पे गिर जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक पे, और इसकी डेथ हो जाएगी। तो अफगानपुर में 1325 में डेथ हो जाएगी किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। तो इसका जो शासन काल है 1320 से 1325 ईस्वी तक। और देखिए बात कितनी सही हुई, इसने कह दिया दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली पहुंचा नहीं। इसने बंगाल और तिरहुत जीतने के बाद रास्ते से ही खबर भिजवाया। निजामुद्दीन औलिया जो यहाँ पे हैं, देखिए यहाँ पे है निजामुद्दीन औलिया इस दिल्ली में, हाँ, और इनको खबर भिजवाता है भाई दिल्ली छोड़ दे जब तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं। ये कहता है दिल्ली अभी दूर है। और यहीं पे अफगानपुर में, जहां पे इसके लिए लकड़ी का महल बनवाया है इसी के बेटे ने, जूना खान ने, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम है, वही बनवाता है आराम करने के लिए। लकड़ी का महल गिरता है और जब ये आराम कर रहा होता है 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है अफगानपुर में, दिल्ली पहुंचने के पहले ही। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया की जो बात द्वारा जो बात कही गई, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज येट फार ऑफ, तो ये सही निकल गई। तो यहां पे इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा ना कुछ अभियानों को, हाँ, जो इंपॉर्टेंट अभियान थे। वारंगल का अभियान जो तेलंगाना का पार्ट है, आज तेलंगाना वाला क्षेत्र जो है वहीं पे वारंगल है, हाँ। ये यहाँ पे लीडर कौन था, तो जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उपाधि इसको दी गई थी, देखिए उलुग खान की उपाधि जूना खान को किसने दी थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। राजा कौन हारा यहाँ पर, प्रताप रुद्रदेव। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान ने वारंगल जीतने के बाद उसका नाम क्या रख दिया, तो सुल्तानपुर। ये सवाल बनेगा, यहां से कई बार बन चुका है, ये सवाल आएगा किसने रखा था सुल्तानपुर, जूना खान, यही मैंने लिख दिया। उसके बाद उत्कल उड़ीसा रास्ते से ही, हाँ, तेलंगाना जीतता है और यहीं पे उड़ीसा पहुंच जाएगा, उड़ीसा जीत लेगा, भानुदेव सेकंड को पराजित करेगा, ठीक है। उसके बाद बंगाल पे आक्रमण कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के लिए लीडर बनता है। आक्रमण तो सब इसी का माना जाएगा, अभियान सारा, लेकिन यहां किसी के थ्रू होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू होता है। यहां ये खुद जाता है अभियान पे और बंगाल जीतता है, हाँ, बंगाल को कंट्रोल करेगा। फिर ये तिरहुत वाला एरिया नॉर्थ बिहार में, मिथिला वाला जो आज का है उसको, फिर दिल्ली चलने से पहले दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और यहीं से निजामुद्दीन औलिया को खबर भिजवाता है। तो ये कि आप दिल्ली छोड़ दे, तो कहता है भाई दिल्ली अभी दूर है, अफगानपुर में ही, अभी अफगानपुर पहुंचा है जहां लकड़ी का के महल में आराम कर रहा है। और ये लकड़ी का महल बनवाया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। वहीं पे महल गिर जाने से जो छत गिर जाती है लकड़ी का वो मकान, महल मत ये कहिए, ठीक है, तो वहां पे गिर जाता है और 1325 में इसकी डेथ हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने। ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कहा जाता है कि इसकी मौत हो जाती है
और दिल्ली अभी दूर है की बात जो निजामुद्दीन औलिया ने कही वो इसके लिए सही साबित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा। जो जो सवाल बनते हैं वो भी मैंने बता दिया, एक्सपीडिशंस और अभियान के बारे में यहाँ पे चर्चा कर ली। ठीक है, तो इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से चाहे आपको ऑब्जेक्टिव लिखना हो चाहे आपको सब्जेक्टिव लिखना हो, कुछ चीजें अगर अगर किसी भी पोर्शन से इसके अभियानों पे, इसके पॉलिसीज पे अगर आता है लिखने के लिए, उस पे भी आप लिख सकते हैं। पॉलिसीज पे आता है तो पोस्टल सर्विसेज, नहर, रेवेन्यू पॉलिसी में आप गल्ला बटाई वाले सिस्टम को जोड़ के ये सब लिख सकते हैं। उसका मध्यपंथी था, रस्बे मियानी जिसको कहा गया, सारा चीज आप जोड़ के लिख सकते हैं। एक्सपीडिशंस पे काफी अच्छा कुछ लिख सकते हैं आप। हाँ, 200, 250, 300 वर्ड, 500 वर्ड आप लिख सकते हैं इस पे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया। तो नेक्स्ट जो शासक होगा तुगलक वंश का, वो होगा इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक भी है और इसको मूर्ख और पागल शासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, मोहम्मद बिन तुगलक को। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।